हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो पेपर चर्चा करने वाली हूँ वो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। तो इस पर संबंधित प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे गए थे हम इस पर चर्चा करेंगे। तथ्य से संबंधित ज्ञान है, तो जो तथ्य से संबंधित ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है, ये क्या कहलाता है? तो ये संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करते हैं। चलिए इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, सारांशीकरण करना, यानी कोई भी चीज सारांश में आप उस चीज को छोटा करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती, तो क्या है वो? सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या फिर प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोत्साहन। नेक्स्ट है सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है, तो सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि कौन सी है? तो जिसमें सबसे कम आकर्षण होता है, देखिए व्याख्यान किस चीज को व्याख्या करना है, कार्यभार ये भी है, परियोजना है, लेकिन संगोष्ठी जो है ये सबसे कम जो है आकर्षण विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, क्या कहलाता है? ये कहलाएगा श्रुतलेख। तो श्रुतलेख जो है वह शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। तो यहाँ श्रुतलेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना, जो आपने सुना। जैसे कि आपके स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यहाँ पे जब हम स्कूल में थे तो हमें श्रुतलेख कराया जाता था। हम कोई वर्ड सुनते थे, हमारे टीचर कोई हमें शब्द बोलती थी और वो हमें लिखना होता था, तो वो क्या होता था? श्रुतलेख। ठीक है, तो यही चीज है, इसी का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसको हम इमला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, तो शिक्षार्थी निष्क्रिय कब रहते हैं? व्याख्यान विधि में। तो जब आपको कोई बहुत ज्यादा चीज व्याख्या कर दी जाए, देखिए परियोजना, योजना बनाएंगे तो उसमें सक्रिय रहते हैं, खोज करने में भी सक्रिय रहेंगे, कोई चीज का अनुसंधान करेंगे तब भी, लेकिन किसी चीज को अगर व्याख्यान किया जाए तो वहाँ क्या रहेगा? बोरिंग लगता है वो चीज़ हमें। ठीक है, मैं ही अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा व्याख्या करने लग जाऊँ इन सब टॉपिकों की तो आप बोर हो जाएंगे, तो यही चीज़ होती है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परिसंवाद एक प्रकार का। तो परिसंवाद क्या है? तो ये एक प्रदर्शन विधि है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है। परिसंवाद विचारों के आदान प्रदान और संप्रेषण शैली की एक परीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभाजी यानी ह्यूरिस्टिक का अर्थ है। तो अनुभाजी यानी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? जांच करना, दिखाना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं करना या कार्यवाही करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुभाजी है उसका अर्थ होता है किसी चीज को जांच करना। और अन्वेषण जो विधि होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है। मान लो कोई कम चीज़ मैंने बताई, कुछ बता दिया, अब उस पर आपके तक हो सकते हैं वो अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक चीज़ आएगा। चलिए नेक्स्ट है खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ? ये बात किसने कही है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? तो ये कहने वाले हैं कैल्डवेल कुक। नेक्स्ट है भ्रमण विधि विकसित करता है। तो भ्रमण विधि क्या विकसित करता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है? शिक्षक की मनोवृत्ति, कि शिक्षक जो है किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं, उसकी मनोवृत्ति जो है विषय वस्तु पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य
नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र अधिक सक्रिय होकर सरल संप्रतियों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण क्या होता है? निगमन होता है, सम्मिश्रित होता है, खेल आधारित होता है या प्रयोगात्मक होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल आधारित। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, छात्रों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए मजेदार गतिविधि और खेलों का उपयोग करता है। तो जो ये किंडरगार्टन होते हैं वो इसी वजह से बनाए गए हैं कि बच्चों को खेल के साथ पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट उपागम है। तो सामान्य से जब हम विशिष्ट की ओर जाते हैं तो उसको हम निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, और जब विशिष्ट से हम सामान्य की ओर आते हैं तो उसको हम आगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा है? तो सत्तावादी, उसको हम सत्तावादी कहेंगे। जो शिक्षक केंद्रित अगर हो, मेन क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, यानी कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, माप में पहला चरण है। तो माप में पहला चरण है कि क्या मापना है, इसका निर्णय करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? मूल्यांकन, आकलन, माप या फिर परीक्षण? तो परीक्षण की जो गुंजाइश है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों का चयन करना, या फिर छात्रों की प्रगति की निगरानी रखना। तो छात्रों की प्रगति की निगरानी रखना जो है वो रचनात्मक मूल्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही क्रम है। तो सही क्रम इसका क्या होगा? सबसे पहले हम किसी चीज का परीक्षण करेंगे कि क्या चीज करनी है, फिर उसको मापेंगे, फिर आकलन करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या होता है? किसी भी चीज का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर या फिर समापन? तो किसमें जो है सबसे अधिक विश्वसनीय होगा? तो वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंरचित निबंध को। अब असंरचित निबंध कौन सा होता है? तो असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं। सामान्य उदाहरणों में ऐसे प्रश्न शामिल है, आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे या आपका आदर्श काम क्या है? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? विश्वसनीयता इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव का खुफिया, ज्ञान, व्यक्तित्व या फिर उपयुक्तता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, प्रोजेक्टिव जो परीक्षण होता है वो व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश प्रयोग किया जाता है। ये कार्यक्रम के अंत में जो है योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, ये क्या है? चल रहा है, सतत, निर्णय प्रमाणित करना या डायग्नोस्टिक? तो ये जो है निर्णय प्रमाणित करना होता है। नेक्स्ट है सारांशित मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो सारांशित मूल्यांकन जो है वो परीक्षण के लिए हमेशा उपयोग किए जाते हैं। परीक्षण का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक कक्षा अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या है। आवृत्तियां, वर्ग सीमाएं, चतुर्थक या फिर मध्य बिंदु? तो ये क्या होते हैं? आवृत्तियां। ठीक है, तो एक वर्ग कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस कक्षा अंतराल की आवृत्ति कहलाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नेक्स्ट है अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोड, रेंज, चतुर्थक या फिर मतलब? तो इसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, किसी दिए गए डेटा में डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर जो होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं या फिर परिसर कहते हैं। तो डेटा का अधिकतम मूल्य माइनस डेटा का न्यूनतम मूल्य। चलिए नेक्स्ट है
निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, कि जब निबंध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका लाभ क्या होता है? तो छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है, चिन्हित करने के लिए निबंध है, छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है, वे जटिल सीखने के परिमाणों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो सबसे व्यापक रूप से जो लागू है वो कौन सा है? तो वो एमसीक्यू है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। नेक्स्ट है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो बीजापुर के शासक से छीन लिया था। नेक्स्ट है, बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्राउन एटीएम यानी कि स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एटीएम, एटीएम का स्वामित्व बैंकों के पास नहीं बल्कि निजी एटीएम सेवा प्रदाताओं के पास है। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है, सरकार के स्वामित्व वाले एटीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो उन्होंने जो चौकीदारी का विरोध किया था। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ये राज्य कौन सा है? गुजरात है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है या फिर केरल है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन से आवश्यक आध्यात्मिक खनिज है? तो आधात्विक खनिज कौन से हैं? कोयला है, सिलिका है, क्ले यानी मृतिका है और सीमेंट है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आधात्विक खनिज क्या होते हैं? तो उन खनिजों को कहते हैं जिनके उनके घटक के रूप में कोई भी धात्विक यौगिक मौजूद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये है 33%। डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक डैश बनाती है। तो क्या बनाती है? ये खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, कि एक जो जीव है वो दूसरे पर कैसे निर्भर है? तो सभी जीव जो है जो हमारे इसमें निर्भर है वो एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो वो है तेल। ठीक है, इसका 39% हिस्सा खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के उपयोग से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि संसाधन और उसका खपत का कितना प्रतिशत है। जैसे कि खनिज तेल कितना प्रतिशत है? 39, कोयला 28, गैस 22%, पनबिजली 6%, परमाणु ऊर्जा 4.4%, वायु ऊर्जा 0.22, बायोमास भूतापीय 0.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है। ठीक है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है। परिवार के 7वें सदस्य की आयु है, तो अब यहाँ पे देखिए 7 सदस्यों की आयु कितनी है? 75 वर्ष। 6 सदस्यों की आयु 74 वर्ष 6 महीने। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 74.5। ठीक है, 7 सदस्यों की कुल आयु कितनी है? 75 इंटू ये वाला 7, तो आ गया 525। फिर 6 सदस्यों की कुल आयु 6 इंटू ये हो गया 74.5, तो आ गया 474 वर्ष। अब ये 525 में से 474 माइनस करेंगे तो 7वें सदस्य की आ जाएगी आयु 78 वर्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों की दर से 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करें। अब यहाँ पे मूलधन कितना है? 50,000 है, समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष दिया गया है, और परसेंटेज जो आर है वो दर कितना है? 2% है। तो ब्याज का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी
बटे में 100। तो इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारा आंसर 4000। ठीक है, नेक्स्ट है 0.75 का आंशिक अंश अशिष्ट अंश क्या होगा? 3/5, 3/4, 3/2 या फिर 3/7। तो देखिए ये क्या है, 0.75 है ना, उसको हम बटे में हम जब चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है, जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमें प्रश्न इसने दिया है कि सबसे बड़ा भाजक यानी कि एचसीएफ कितना है, 8 है, और एलसीएम कितना है, 144 है। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है, 16 है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब सबको हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे दूसरी संख्या और ये जो 16 है इसके नीचे आ जाएगा, फिर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट है यदि इमारत की ऊंचाई इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण बढ़ता है, घट जाता है, नहीं बदलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इमारत का जो शीर्ष है वो ये रहा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखिए इस हिसाब से शेप बन गई, फिर AC बटा AB, और इसमें हम जब इसमें डालेंगे सारे पुट करेंगे, देखिए हाइट इंटू एक्स, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा tan थीटा HX। इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए है। ये क्या है, दिशा। तो इसका उपयोग मतलब क्या है कि जिस प्रकार माइलेज को मापने के लिए ओडोमीटर उपयोग किया जाता है उसी प्रकार दिशा को मापने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 4 संख्याएं दी गई है जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, तो असंगत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, नेक्स्ट है इस श्रृंखला को देखिए, अब यहाँ पे आपको श्रृंखला बतानी है। पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो 1/8 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्योंकि 2 था, 2 का आधा 1 का आधा आधा, 1/2 का आधा 1/4, और 1/4 का आधा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से सबको डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? अब आप इसका यहाँ पे क्रम देख सकते हैं कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखा है आर के बदले हमें आर का यूज है, ई का अगला क्रम बढ़ गया है, एफ हो गया है, टी का अगला बढ़ गया है, तो सब जगह यहाँ पे बढ़े हुए हैं, बस पहला और आखिरी नहीं बढ़ा है। तो इसी प्रकार से देखिए ई का ई हो जाएगा, एन के बाद क्या आता है ओ, आई के बाद क्या आता है जे, एम का वहीं पे रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश के उस लड़के के साथ संबंध है। देखो उसने क्या कहा कि वह मेरी माँ, ये माँ हो गई, माँ का इकलौता बेटा कौन है? सुरेश, सुरेश का इकलौते बेटे का बेटा, तो इकलौते बेटे का बेटा, तो वो जो लड़का है उसका संबंध क्या है कि सुरेश जो है उसका पिता है। ठीक है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, किसका क्रिया है? शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, या फिर जीवित प्राणी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवित प्राणी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति या ये सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है, तो इसका प्रथम चरण क्या है? सूचना, समझ, विश्लेषण या फिर मूल्यांकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेशात्मक उद्देश्य है, तो जो अनुदेशात्मक है वो किस प्रकार का उद्देश्य है? विशिष्ट है, मापन योग्य है, क्रिया केंद्रित है या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लूम का वर्गीकरण
की शुरुआत हुई। ये किसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया केंद्रित, समकक्ष सहयोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि प्रोत्साहित करती है। तो ये किसको प्रोत्साहित करती है? तो आगमन विधि जो है वो किसको प्रोत्साहित करती है? छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखो या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो इसकी कमजोरी क्या है? ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी या फिर समय का क्षय। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ध्यान केंद्रित का अभाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पाठ योजना निर्धारित करता है। तो ये क्या निर्धारित करता है कि कोई चीज जो है कैसे करनी है, यानी अधिगम का उद्देश्य क्या है? पाठ योजना, जब हम किसी भी चीज के लिए पाठ तैयार करते हैं तो ये हमें क्या उद्देश्य है ये बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 5E मॉडल विकसित हुआ था। व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकता के लिए, क्लासिक कंडीशनिंग के लिए या प्रगतिवाद के लिए। तो 5E मॉडल जो है रचनात्मकता के लिए जो है शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठपोषण कौशल का विकास करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कक्षा के अंदर। अब अनुदेशन क्या होता है? तो इसका अर्थ है कक्षीय स्थिति में किसी विषय का सचिष्ट ज्ञान प्रदान करना। यह शिक्षण की जो है क्या है? पारंपरिक अवधारणा है। इसमें एक अल्पज्ञ अपने से अधिक ज्ञान रखने वालों से सूचनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे आपको कोई जानकारी नहीं हो तो आप किसी दूसरे से जिसको उसके बारे में पता हो ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, तो यही अनुदेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन क्रिया या फिर ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा प्रबंधन का, अनुशासन, नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा स्थापन हो गया शुरुआत, तो यहाँ हो गया कक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करे, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दे, सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे। तो ये ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु की रचना एवं उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए, अभिन्यास एवं रचना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तकालय का उद्देश्य है। तो पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय का देखिए, खेल प्रदान कैसे करेंगे? पुस्तकालय में तो खेलने नहीं जाते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षक है। तो प्रभावी शिक्षक कौन है? जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि प्रभावी शिक्षक जो प्रभाव डालता हो, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद से सकता है जब वह
अपने सहयोगी से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर उच्च अधिकारियों से काफी करीब हो। तो वो जो है छात्रों का जब उसको सम्मान मिलता है तभी उसे शिक्षण का आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण कार्य जो है करना होगा या करना चाहिए। देखिए, न्यूनतम स्तर पर जब शिक्षक की होती है तो वो होती है अवबोध स्तर पर, ठीक है। और अवबोध स्तर कौन सा होता है, क्या होता है, तो जहां छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है, मात्रात्मक, गुणात्मक या उपयुक्त दोनों। तो मूल्यांकन जो है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है, शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अधिगम अनुभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये त्रिकोण की जब इन्होंने बात की है तो त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं उसको पढ़ ले। देखिए, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, ये तीनों चीजें जो है शिक्षण अनुभव में, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण भाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस बार आपसे ये पूछा है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और आ जाए, ठीक है, इसलिए इनको ये नाम याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठ्य चर्चा में, परीक्षण में या फिर उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन भूमिका अदा करता है सभी चीजों में। नेक्स्ट है, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित होता है विषय वस्तु पर, गतिविधि, छात्रों पर। तो उपयुक्त सभी। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, ठीक है, कि बिना बोझ के शिक्षा हो। नेक्स्ट है, बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है। तो बच्चों का जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है क्या कहलाता है, सामाजिकरण। नेक्स्ट है, अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ठीक है। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं करके, सुन के, पढ़कर, लिखकर। तो करके, कोई भी काम अगर छात्रों को दिया जाए, विद्यार्थियों को दिया जाए, तो उस काम को जब वो करते हैं तभी उन्हें अच्छे से समझ आता है। चलिए नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी, तो उनकी भाषा क्या थी, तो उस टाइम पे क्या भाषा चल रही थी बुद्ध के समय, पाली, ठीक है। राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है, तो ये पाक जल डमरू मध्य स्थित है, ठीक है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही, बिजली, स्टील, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले की, ठीक है। और जबकि बाकी क्षेत्रों की बात करें जैसे बिजली, स्टील और पेट्रोलियम, तो इनकी नकारात्मक रही है और कोयले की जो है सकारात्मक रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए, तो वर्ष 1912 में जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा से अलग हो गया। नेक्स्ट है, पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के साथ चलता है, किसके साथ, गंगा नदी, यमुना नदी, बागमती या फिर कोसी नदी। तो ये गंगा नदी के साथ चलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मोग के कारण के लिए जिम्मेदार हैं, तो स्मोग के लिए भस्मक और वाहनों से जो उत्सर्जन होता है ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्विनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, तो
क्योंकि यह बहुत सी जगह बनाता है, नहीं। क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कागज बहुत मोटा होता है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता, ये नहीं है। क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है। तो पेड़ों की कटाई जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो वनों की कटाई कहलाती है, ठीक है। वनीकरण नहीं कहेंगे, वनीकरण तो पेड़ों को लगाना हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में जो है स्थायी वन सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर है और 10 और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई जो है क्या है, और लंबाई हो गई 10, चौड़ाई हो गई 8, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 8 तो 80 वर्ग मीटर। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट है, 6250 की धनराशि पर 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3% 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। फिर यहाँ पे एक एक चीज़ को हम पुट कर देंगे। मूलधन क्या है 6250, दर क्या है 12%, वर्ष क्या है 3, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2250, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करके आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसका मान जब हम निकालेंगे तो 4.7, बाकी जो है वो प्लस वाले, तो पहले हम प्लस वालों को एक साथ रख लेंगे, प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बॉडमास का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 416 है तो दूसरा क्या है? तो यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम गुणा एचसीएफ, यहाँ मैं सॉल्यूशन ही ले जाती हूँ। तो इसका हो जाएगा, देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर यहाँ पे जो है पुट कर देंगे और फिर यहाँ पे x मान लेंगे जो दूसरी संख्या है और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई की 1/3 गुणा है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 1/√3x है, ठीक है। माना कि आदमी की ऊंचाई हम x मान लेते हैं, उन्नयन कोण क्या है थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, फॉर्मूला पुट कर देंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेना का जिस तरीके से संबंध सैनिक से है, स्कूल का संबंध किससे होता है? विद्यार्थियों से, ठीक है। सेना में कौन होता है? सैनिक होते हैं। इसी तरीके से स्कूल में कौन होता है? तो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता हो। पीतल, डुरालुमिन, जर्मेनियम या फिर कांस्य। तो यहाँ पे जर्मेनियम नाम जो है वो सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि पीतल, डुरालुमिन और कांस्य ये सभी मिश्र धातु है, जबकि जर्मेनियम एक धातु है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रम देखना है। देखिए 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, तो 12 12 ज़ा 144। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में पेजेस को ये लिखा जाता है तो राइट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में अदर को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अपने पेजेस को देखा कि +2 आगे बढ़ रहा है, फिर +3 आगे बढ़ रहा है, फिर +2, फिर +3, फिर +2, ऐसे ही दोनों बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा के डैश है। तो देखिए कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद प्रभु का भाई है, गोविंद रवि का भाई है,
प्रभु कुसुमाकी, तो प्रभु जो है वो कुसुमाकी के है ब्रदर इन लॉ यानी देवर हो गया, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ऑप्शन में है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये है क्रिया आधारित अधिगम है। तो क्रिया आधारित अधिगम जो होता है, क्रिया क्या होता है, किसी काम को करना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है, तो शिक्षार्थी क्या होता है, आश्रित चर होता है, ठीक है ना। ये जो चर होते हैं वो देखिए कई प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं, तो ठीक है। ऐसे ही जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है, तो ये क्या है, मानव अनुभव जो है शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। नेक्स्ट है उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है, अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आ जाता है उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है, तो दर्शन शास्त्र का क्या उपयोग है, विषय वस्तु चयन में, विधि चयन में, उद्देश्य चयन में, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग जो है शिक्षा में किया जाता है उद्देश्य चयन करने के लिए। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षण है, तो पारंपरिक शिक्षण क्या है, तो उसको हम निगमन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान, या फिर स्व अध्ययन। तो एक अधिक जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो वहाँ पे व्याख्यान विधि जो है वो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतरिष्ट करना, या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो देखिए शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है, बाल गृह यानी मॉन्टेसरी की शुरुआत जो है मॉन्टेसरी के द्वारा जो है बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। कब की गई, तो 6 जनवरी 1907 को। किसके द्वारा, सेंट लॉरेंजो नामक स्थान में बाल गृह नाम से इसकी स्थापना की गई। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें बालकों का बड़ा लाभ हुआ और मॉन्टेसरी पद्धति का जो प्रचार है वो होने लग गया। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है, तो ये सभी चीजें क्या है, तो ये सभी है ADDIE मॉडल है, ठीक है। ADDIE मॉडल, इसका उपयोग जो है अनुदेशात्मक डिजाइनरों और प्रशिक्षण विकासकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, तो किस सिद्धांत की केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, या फिर आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व ना देने पे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या है, शैशवावस्था यानी जो शुरुआत की होगी, फिर बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था जो हो जाती है वो प्राथमिक हो गई और इसके बाद जो बाल्यावस्था हो गई वो माध्यमिक हो गई, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट था। चलिए नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, उपचार, निदान और प्रतिपूर्ति, ये तीनों ही अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग है सीखने के कार्यों में छात्रों की भागीदारी के लिए उचित है। चलिए नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो पाठ्य पुस्तक किस चीज़ के लिए मदद करती है? छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो ये क्या है? एक वैज्ञानिक प्रगति। शिक्षक प्रभावशीलता जो है एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया क्योंकि वे छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त है। तो ये तो नहीं है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उचित मूल्यों से अवगत कराते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में। तो शिक्षक जो है वो सहायक के रूप में भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या जरूरी है? तो अच्छे मूल्यांकन के लिए व्यक्तिनिष्ठता बिल्कुल भी नहीं, पक्षपात हो ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वैधता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है वो आप देख सकते हैं। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता, वैधता, नियोजन और प्रयोजकता, ये सभी जो है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलात्मक या सीसीई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद। ठीक है, इसके अलावा जो है मूल्यांकन के प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, वाद विवाद जो है इसमें शामिल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? विषय से, अधिगम प्रक्रिया, इसके उद्देश्य से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम किस चीज का भाग है? अब देखिए पाठ्यक्रम जो भाग है वो किस चीज़ का है? शिक्षण का, पाठ्य चर्चा का, वर्ग कक्षा का या फिर समाज का। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो पाठ्य चर्या का विभाग होता है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ का ये भाग होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसके अलावा जो है क्या क्या होते हैं वो भी देख सकते हैं, पाठ्य चर्चा, पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम, ये तीनों जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोसले ने जो है मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सी चीजें इसमें आती है? तो देखिए इसमें दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, समबद्धता एवं स्नेह आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, ये 5 भागों में जो है मोसले ने मानव आवश्यकताओं को बांटा है। चलिए नेक्स्ट है, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी, लड़का केवल, लड़की केवल या फिर उपरोक्त सभी? तो सीखना जो है जीवित प्राणी के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग शिक्षा, वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या फिर जातिगत अनुभव?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत अनुभव। पारंपरिक जो वर्ग कक्षा होती है वो तो महत्वपूर्ण है, शिक्षकों का अनुभव भी और अधिगम अनुभव भी है, ठीक है, लेकिन जातिगत अनुभव इसमें भूमिका नहीं अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, और इनको जो है त्रिआयामी सहायक सामग्री भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंड्स ऑन सीखना अर्थ है, हैंड्स ऑन का क्या, पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, या फिर उपरोक्त सभी। हैंड्स ऑन सीखना होता है करके सीखना, ठीक है, तो करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और अनुभवों को समझते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं के व्यवहार से विश्लेषण करने और सीखने के लिए संलग्न करती है। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इनको देश नायक कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खजियार को, ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये खजियार जो है कहाँ है? यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। तो ये पीई क्या होता है? तो पीई मतलब कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। इसका मीनिंग क्या होता है? पी बटे ई का प्राइस टू अर्निंग, कमाई का मूल्य, जो कि अनुपात स्टॉक चेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो ये बिहार और बंगाल में लोकप्रिय था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आधिकारिक भाषाएं, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीजें अगर हम देख लेते हैं कि कौन से प्रावधान है, तो देखिए 8वीं में आधिकारिक भाषाएं आती है, 9वीं में भूमि सुधार आता है, 10वीं में दल विरोधी कानून आता है और 11वीं में पंचायती राज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कहाँ से होगी? प्रकाश ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, मांसपेशियों की ऊर्जा। वो क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? पौनी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल या फिर बोम्बा चावल। तो बोरा चावल जो होता है वो चिपचिपे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा नहीं, केवल प्रकाश ऊर्जा। देखिए ऊष्मा प्रकट हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा गलत कथन है? वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे निगल जाते हैं, ना कि चबाकर खाते हैं। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ये सही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल भी गलत है, वो निगल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात से अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व में होगा और आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण पूर्व में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है, सही है। मानक संदर्भित
आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है अधिक, कम, लंबा, मोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं। तो ये अवधारणाएं क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विशेषण है, तो नहीं, ये एक पूर्व संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट है गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में जो है अधिगम का वातावरण में निर्माण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 2/3 और 4/6 का जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग सबसे बेहतर है। नेक्स्ट है यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? दशमलव के 2 स्थानों तक सही, यहाँ पे आंसर लगाना है। तो माना कि पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 का 92%, तो क्या आ जाएगा? 92 रुपये। तो लाभ यहाँ पे क्या होगा? तो फिर लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 100 माना था हमने, 100 माइनस कितना लाभ हुआ है? 92 बटे में 92 गुणा 100, तो आ गया 8.69%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्राम का संबंध जिस तरीके से वजन से है, सेंटीमीटर का संबंध उस किससे है? तो सेंटीमीटर का संबंध होता है लंबाई से। किस चीज की लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तेंदुआ, पैंथर, शेर, लेकिन लोमड़ी जो है इन सब से भिन्न है। तेंदुआ, शेर और पैंथर जो है सभी क्या है? बिल्ली की प्रजाति से संबंधित है, कि लोमड़ी जो है वो इनसे अलग है। अब यहाँ पे आपको इसका क्रम देखना है। देखिए 3, 5, 9, 17, 33, तो ये किस अनुपात में बढ़ रहे हैं? 3 2 आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे 4 आगे बढ़ गया, फिर 6 आगे बढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आगे बढ़ा है, फिर 4, फिर 8 आगे है, फिर 16 और फिर 32, यानी 2 गुणा 2 गुणा, तो 32 दूनी हम कर देंगे उससे आगे। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ गड़बड़ तो किया है, 65 कर दिया है, तो 65 जो इसका राइट आंसर माना गया है। तो 32 × 2 तो 64 होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 तो नहीं आना चाहिए था, +1 तो आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा उसे एक क्रम हमें ज़्यादा रखना है, जैसे कि 8 दूनी, ठीक है मैं ही गलत थी। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये 2 आगे बढ़ा है, तो आ गया 4, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5, फिर यहाँ से 2 आगे 4 आगे बढ़ा है, तो एक संख्या हमें उससे आगे जोड़नी है, तो 65 सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, यदि रिदमिक को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूजिक को कैसे लिखेंगे? आप देख सकते हैं आर से जब क्यू की तरफ जाते हैं तो एक माइनस हो रहा है, एस से जी की तरफ एक माइनस, सभी में एक एक माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही म्यूजिक में हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा LTR HB। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए रघु और बाबू जुड़वा है, रघु है बाबू है, दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, बाबू की बहन कौन है? रीमा है। ठीक है, तो ये इसकी भी तो बहन नहीं हुई। ठीक है,
और रीमा के पति राजन है, ठीक है। रघु की माता लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी के पति राजेश है, तो राजेश क्या हो गए, ये कौन हो गए, फादर और मदर हो गए, ठीक है ना। तो राजेश और राजन किस प्रकार संबंधित है, तो ये ससुर और दामाद हो गए, ठीक है। तो राजेश जो है वो क्या है, ससुर है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है, तो शिक्षण शास्त्र जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, उद्देश्य से, मूल्यांकन से, विषय वस्तु से, या फिर शिक्षण विधियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण विधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी कि किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होता है, सचेतता निम्न कोटि की होती है, एकाग्रता होती है, शब्दकोश विशाल नहीं होता है, या फिर सामान्य ज्ञान जो है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाग्रता होती है, ठीक है। कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, एकाग्र होते हैं, ध्यान लगा सकते हैं जो भी चीज उनको बोली जाए। चलिए नेक्स्ट है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, तो सीखने की चीज को किसने बढ़ावा दिया था, तो ये देने वाले थे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, या फिर पावलव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी इनमें से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, चाक्षुष, संग्रहण, या फिर तथ्यात्मक, या फिर स्पर्श संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक्षुष, यानी विजुअल, ठीक है। विजुअली कोई चीज़ जो दिखाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्टून के थ्रू कोई कहानी अगर समझाई जाए तो अच्छी तरीके से समझ आती है, तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध है, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त, अंतः, या फिर समस्या समाधान। तो देखिए आजकल के जो मार्क्स होते हैं आपने देखे होंगे कि ग्रेड सिस्टम हो गया है, पहले परसेंटेज मिलता था, अंकों में मार्क्स रहते थे, लेकिन अब ग्रेड प्रणाली है। इससे क्या है, ये जो है एनालिटिक है, विश्लेषणात्मक जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन, कि सीखने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है, अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ देखिए जो सीखने की चीज़ होती है वो निर्भर करती है इन सभी चीज़ों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी आपने जो कुछ पढ़ा है वो छात्र भूले नहीं, आप इसके लिए क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान प्रयोग कराएंगे, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, अब कोई भी चीज करके सीखना उपयोगी है क्यों, बच्चे करके अच्छे से समझते हैं, यह अधिक रुचिकर होता है, बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। नहीं, बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है, सहकारी अधिगम, पूछताछ आधारित, या फिर ए और बी दोनों, या फिर प्रत्यक्ष अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी, यानी सहकारी अधिगम और पूछताछ आधारित शिक्षा। चलिए नेक्स्ट है,
बच्चे को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है। बच्चे को डांटना, बच्चे को नियंत्रित करना, बच्चों की तुलना दूसरों से करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रोत्साहित करना, ताकि वो मन लगा के कोई काम या पढ़ाई कर सके। चलिए नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध योग्य खंडों में तोड़ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ये चीज़ क्या है? ये जो है इसमें शामिल नहीं है और ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है? वर्ग कक्षा, विद्यालय, समाज या फिर घर? तो यहाँ पे देखिए वर्ग कक्षा, तो क्लास में ही काम पूरा कराया जाता है, तो क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें शामिल है विषय पर पकड़, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, एक अनुशासन से दूसरों में विचारों को लागू करने की क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करना और लेबल लगाना चाहिए, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, या फिर अपने छात्रों पर कठोर नियम लागू करने चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक, या फिर सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, या फिर शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में महारत हासिल करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है। वह कर रहा है, कर रही है। तो ये चीजें वो जो कर रहा है वो क्या चीज है? अधिगम का आकलन, अधिगम आकलन के रूप में, या फिर अधिगम के लिए आकलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों के मेधा पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय की कठिनाई पर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? समस्या जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, या फिर परिकल्पना का सत्यापन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या जागरूकता। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं,
शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है या फिर वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो उसको जो है अपने टीचर से सॉल्व करवाए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए? यह जानने के लिए छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली उसकी समझ में आ रही है या नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तात्कालिक प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना नियोजन के अवसर, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण, या फिर शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न, सीखने का उपयुक्त अर्थ है। तो ये जो शब्द है सीखना, इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान का समावेश, व्यवहार का परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन, या फिर कौशलों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यवहार का परिमार्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? परिकल्पना जांच, समस्या की पहचान एवं परिभाषा, सारांश, या फिर परिकल्पना निर्माण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है, तो कौन सा है? चलचित्र, दृश्य प्रतीक, प्रदर्शन, या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, परिचर्चा विधि, खोज विधि, या फिर प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? शिक्षण विधि, शिक्षक, शिष्य, छात्र, या फिर विषय वस्तु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन नहीं है? तो शिक्षण विधि जो है इसमें नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो सहकारी अधिगम का गुण क्या है? प्रभावी अधिगम, सकारात्मक अंतःनिर्भरता, सहयोग, या फिर श्रम का विभाजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सहयोग। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचना देता है, अच्छे से अवधारणा एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, छपे नोट्स विद्यार्थी को देता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान, या फिर समूह परिचर्चा। तो यहाँ पर देखिए, समूह चर्चा जो है वो अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? प्रधानाध्यापक की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर विद्यालय के साज सज्जा पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिस प्रश्नों के उत्तर सभी छात्र दे सकेंगे,
जिन प्रश्नों के उत्तर कोई छात्र न दे सके, जिन प्रश्नों के उत्तर शायद ही कोई दे सके, या फिर जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आंसर डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पर क्या ध्यान रखा जाता है? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधि, छात्रों का परिवेश या फिर पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का परिवेश। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां हैं। अल्प लागत, लोकप्रिय, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी या फिर संभालने में आसान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में होना चाहिए। तो अच्छे परीक्षण में क्या होना चाहिए? विषय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय निष्ठता। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द समूहों में विजातीय पद समूह को चुनिए। पटना, रांची, लखनऊ या फिर इंदौर। तो इसमें सबसे अलग क्या है? तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंदौर, क्योंकि पटना, रांची और लखनऊ ये तीनों क्या है? ये तीनों राजधानी है, जबकि इंदौर है वो एक शहर है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, जैसे कि 2, 3, 6, 15, 42। अब यहाँ पे जो लुप्त है यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए, जब हम क्रम देख रहे हैं तो ये +3 में आगे बढ़ा है, फिर ये +3, फिर +3 और 3 की पावर 2 ऐसे करके आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे इसका मैं राइट आंसर कर देती हूँ, तो वो है 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यानी कि अगर अम्ब्रेला को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो लैम्प के लिए क्या लिखेंगे? अब देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एल के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पे 6 हुआ है। ठीक है, तो अब 6 वाले हमारे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, ए के लिए क्या यूज हुआ है? तो ए के लिए जो है यहाँ देख सकते हैं 8 यूज हुआ है। तो उसके बाद हमारा 8 इसमें है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से पहले का दिन बुधवार था, कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गोपाल मोहन से बड़ा है, तो गोपाल जो है यहाँ पे तो गोपाल जो है मोहन से बड़ा है, तो मोहन इससे छोटा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, परंतु राम से छोटा है, तो राम जो है आगे आ जाएगा। फिर आ गया मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन जो है वो किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन हो गया? तो वो हो गया राम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा जिसका कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां रैंक है, भारती इससे 8 रैंक आगे है, बताइए कि भारती का अंतिम स्थान से कौन सा रैंक होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संबंध सैनिक और सेना के बीच है वही संबंध विद्यार्थी का किसके साथ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा, क्योंकि देखिए सैनिक जो है कहाँ पे? सेना में भर्ती होते हैं, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में होते हैं। नेक्स्ट है, मोहन पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है तथा अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन जो है पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर उसका अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब वह उत्तर की ओर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लड़कियों की एक कतार में सीता दाएं से 14वें और बाएं से 13वें स्थान पर है। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पर देखिए सीता के दाएं कितने हैं, 14 है, और बाएं पे कितने हैं, 13 है। अब यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 27 माइनस 1, तो 26वां ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि यदि 16/a इक्वल टू 1/√25, तो यहाँ पे आपको a का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं आंसर करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो ये है a जो है ये यहाँ चला गया, और बाकी सारा जब हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 16 इंटू √25। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, तो आ गया। फिर a आ गया हमारा 16×5 80, तो 80 जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया और फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट है, एक हॉल की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई जो है 60 मीटर है। फर्श पर 250 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स की ज़रूरत है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1600। नेक्स्ट है, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी निश्चित रकम के 10 वर्षों में दुगना होने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 16, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जब आप लघुत्तम समापवर्त LCM जो है निकालेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1008। तो चलिए